Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. फ्रेंड्स, एटलांटिक ओशन यानी कि बहरिया ओकेनूस जिसके मशरिक में और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के जुनूब मशरिक में एक ऐसा पुरइसरार इलाका मौजूद है जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस हिस्से को एक तिकोन यानी ट्रायंगल की शक्ल में दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये शैतानी समुद्री हिस्सा है, क्योंकि ये पुरइसरार समुद्री हिस्सा अपने अंदर बहुत से पुरइसरार वाक़यात के राज छुपाए हुए हैं जिसे आज तक कोई इंसान पूरे दावे के साथ नहीं समझ सका। टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदान इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन कोई भी आज तक इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं दे पाया जिससे समझा जा सकता कि समुंदर के इस तिकोनी हिस्से की गहराइयों में आखिर ऐसा क्या राज दफन है कि यहाँ से गुजरने वाले बहुत से हवाई जहाज और बहरी जहाज मंजर से गायब हो गए और आज तक इनका कोई सुराग तक न मिल सका। इसके अलावा अटलांटिक ओशन से 100 किलोमीटर दूर इर्द गिर्द के जजीरों पर एक और समुद्री हिस्सा जो इसी तरह से पुरइसरार और नाकाबिल यकीन वाक़यात का हामिल है और इसे डेविल सी यानी शैतानी समुंदर कहा जाता है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल और इस डेविल सी की हकीकत क्या है, आज इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं बरमूदा ट्रायंगल की। ये इलाका मगरिब की जानिब खलीज मैक्सिको से जनूब में जजीरा लोवर्ड और फिर शमाल से बरमूदा तक 300 जजायर पर मुश्तमिल एक इलाका है। यहाँ तकरीबन 6500 अफराद आबाद हैं और ज्यादातर जजायर गैर आबाद हैं। इन्हीं जजायर में से सिर्फ 20 पर इंसान आबाद हैं। पिछले 400 सालों से लोगों ने यहाँ आबाद होने की कोशिशें की हैं, लेकिन माजी में होने वाले यहाँ नाकाबिल यकीन वाक़यात की वजह से यहाँ कोई भी आबाद होने को तैयार ना हुआ। तमाम साइंसी वजाहतों के बावजूद तमाम बहरी जहाज इस इलाके से दूर रहकर ही सफर करते हैं और हवाई जहाज में मौजूद अमला लोगों को ये नहीं बताता कि वह बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरेंगे और रोजाना की बुनियाद पर यह हवाई जहाज खैर व आफियत से इसके ऊपर से गुजर जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में जिक्र किया। इसके मुताबिक कोलंबस के एक समुद्री सफर के दौरान एक मखसूस इलाके में कुछ मखसूस किस्म की लाइट्स ऊपर नीचे होते दिखाई दी और समुद्र में आग के शोलों और बड़ी बड़ी लपटों को भी देखा गया। इसके अलावा इनका कुतुब नुमा यानी कि कंपस भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर कुछ अजीब तरह की मैग्नेटिक वेव्स या फील्ड्स मौजूद थीं और बहुत ही गैर मामूली हरकत भी इस समुद्री हिस्से में देखी गई। जबकि इस इलाके से जुड़े हादसात का पहला हादसा 18वीं सदी में हुआ, जब 1813 में अमेरिका के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट एरोन बर्र की बेटी थियोडोसिया इस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई। जब वो अपने वालिद से मिलने उस वक्त की मशहूर कश्ती पेट्रोइट में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कैप्टन दुनिया का सबसे बेहतरीन कैप्टन माना जाता था। जबकि इस वाक़े के बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने अपने तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई सुराग ना मिला। इस वाक़े के एक साल बाद 1814 में अमरीकी बहरी जहाज वेस्ट भी समुद्र के इस हिस्से में कहीं जाकर गायब हो गया, जबकि इस जहाज का कैप्टन भी बहुत मशहूर और बासलाहियत कैप्टन माना जाता था और यूं इसके बाद यके बाद दीगरे कई जहाजों के यहाँ गायब हो जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज्यादा हैरानकुन वाक़या तब पेश आया जब एक बहरी जहाज बरमूदा ट्रायंगल के पानी में इस तरह तैरते हुए नजर आया कि इसके तमाम मुसाफिर और कैप्टन गायब थे और खाने की मेज पर खाना अभी तक ऐसे पड़ा था जैसे खाना खाते हुए लोग उठकर कहीं चले गए हों। और अजीब बात यह थी कि किसी हादसे का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। इसी तरह की नौइयत का एक और वाक़या पेश आया जब एक बहरी जहाज जिसका नाम एसएस स्टील था बरमूदा ट्रायंगल पर बगैर मुसाफिरों और अमले के तैरता हुआ मिला। बज़ाहिर तो ऐसा सब कुछ पहले भी हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका तब लगा जब ये पता चला कि ये जहाज एक अरसे तक रिकॉर्ड के अंदर गर्क दिखाया गया है, जबकि सालों गुजरने के बावजूद ये जहाज सही तैर रहा था और वो भी किसी मुसाफिर और अमले के बगैर, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो बहुत पहले डूब गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये डूबा हुआ जहाज दोबारा समुद्र की सतह पर कैसे तैरता हुआ मिला। 1850 से लेकर अब तक बरमूदा ट्रायंगल में तकरीबन 50 बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, मगर 1945 के बाद से यहाँ पर फजाई त्यारे भी गायब होने लग गए। ये वाकया तब पेश आया जब फ्लोरिडा से 10 त्यारे तरबियती प्रवास के लिए रवाना हुए, जबकि वापसी पर 2 त्यारे गायब हो गए।
बिल्कुल इसी तरह मजीद 5 त्यारे भी इसी साल गायब हो गए और इन त्यारों को ढूंढने के लिए जो फजाई त्यारा भेजा गया वो भी कहीं गायब हो गया और कभी उसका नामो निशान तक ना मिला। हैरान कुन बात यह है कि अमरीकी बहरिया के नक्शों में बरमूदा ट्रायंगल का कोई लफ्ज ही मौजूद नहीं है और कई साइंसदान भी बरमूदा ट्रायंगल की गैर मामूली सरगर्मियों का इनकार करते हैं। इनके मुताबिक तमाम जहाजों के डूबने की वजह वही है जो आम समुद्रों में डूबने वाले जहाजों की होती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ साइंसदान इसकी वजह यहाँ मौजूद गैर मामूली मैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि मकनातीसी शुआओं को कहते हैं, जिसकी वजह से कुतुब नुमा यानी कंपस वगैरह काम करना छोड़ देते हैं और इसी वजह से भटक जाने की वजह से हादसा जन्म लेते हैं। और एक थ्योरी के मुताबिक इस इलाके में जन्म लेने वाले गैर मामूली ज़लज़ले बड़ी बड़ी लहरों को जन्म देते हैं जो कि जहाजों को अपनी तरफ खींचकर डुबा देती हैं और इन्हीं समुद्री झटकों की वजह से फजाई जहाज में मौजूद पायलट जहाज पर कंट्रोल खो देते हैं और समुद्र में जा गिरते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं समुद्र के दूसरे खतरनाक हिस्से यानी कि डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल की तरफ, जिसकी तारीख में मंगोल हुक्मरान किबलाई खान का भी जिक्र मौजूद है, जिसने 2 बार 13वीं सदी में जापान पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमले के लिए आते हुए इसके जहाज पानी में डूबकर कहीं गर्क हो गए और हैरान कुन तौर पर इन जहाजों पर मंगोलों की 40,000 फौज मौजूद थी, जिसका बाद में कोई सुराग ना मिल सका। और ये वही डेविल सी का इलाका था जो बहरुल काहिल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियाक जजीरे के पास वाक़ है। जबकि कुछ साइंसदान इस हिस्से की पुरइसरारियत का इनकार करते हुए ये कहते हैं कि इस हिस्से में कोई बड़ा जहाज गर्क नहीं हुआ, जबकि छोटी छोटी कश्तियां मैग्नेटिक वेव्स की वजह से अक्सर डूब जाती हैं। मगर ये बहस सदियों से चलती आ रही है और साइंसदान कभी भी किसी एक नुक्ता पर एग्री नहीं हुए। बहरे ओकियानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल के ड्रैगन ट्रायंगल के दरमियान यकीनन कोई नाकाबिले फहम ताल्लुक मौजूद है जो कि शैतानी है, क्योंकि वहाँ जहाजों के कंपस काम करना छोड़ देते हैं, जबकि डूबे हुए जहाजों का दोबारा तैरते हुए मिलना इसकी भी कोई वाज़ेह तरीन वजाहत किसी के पास मौजूद नहीं है। और दुनिया के तमाम साइंसदान तमाम टेक्नोलॉजीज के होने के बावजूद समुंदर के इन दोनों पुरइसरार हिस्सों के बारे में जानने से कासिर हैं। लिहाजा हम इसके बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसके मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में कोई हवाला तलाश करें तो सबसे पहले हज़रत तमीम दारी की रवायत करदा हदीस हमारे सामने आती है। हज़रत तमीम दारी पहले एक ईसाई मजहब के पैरोकार थे, लेकिन बाद में उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे एक बहुत ही अहम वाक़या है जिसका ताल्लुक यकीनी तौर पर समुंदर के इन पुरइसरार हिस्सों के साथ है। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इकट्ठा किया और फरमाया, तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समुद्र के सफर पे बहरी जहाज में रवाना हुआ। समुद्र की लहरें तूफान के सबब इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला, ए लोगो, खानका यानी के घर में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। इन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानका में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया कि इसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान यानी के बाग के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें पानी है और लोग इससे अपने खेतों का सैराब करते हैं। इसने पूछा,
मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा वो मक्का से निकलकर यसरब यानी कि आज के मदीना आ गए हैं। उसने पूछा कि क्या अरबों ने इसके साथ जंग की? हमने कहा हाँ। उसने पूछा कि उसने यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अतात कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा उनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी अतात कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों, इस वाक़े से जाहिर होता है कि दज्जाल कई सदियों से पैदा हो चुका है और सिर्फ अपनी रिहाई का मुंतजिर है और वो लोगों से अलग थलग एक गैर आबाद जजीरे में कैद है और वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है और इसके कारिंदे इसे लम्हा ब लम्हा दुनिया के हालात से आगाह करते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद अपना आसा 3 बार जमीन पर मारकर फरमाया, ये है तैबा, ये है तैबा, ये है तैबा। मैं तुमको यही बताया करता था कि दज्जाल ना तो शाम के समुंदर में है और ना ही यमन में है बल्कि मशरिक में है। अगर जजीरा अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो सिर्फ 2 ही जगह ऐसी हैं जिसे मगरिबी लोग भी शैतानी समुंदर के नाम से जानते हैं और हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों शैतानी समुंदरों का आखिरी सिरा अमेरिका से जाके मिलता है। लिहाजा हदीस के अल्फाज के मुताबिक दज्जाल मशरिक में है और कई उलमा कराम इस हदीस की रोशनी में बयान करते हैं कि वो समुद्री इलाके में जिसमें दज्जाल कैद है वो या तो बरमूदा ट्रायंगल हो सकता है या डेवल सी हो सकता है। इसके अलावा एक मिस्री मुहक्किक ईसा अबू दाऊद ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च में दज्जाल के बारे में अपनी किताब में लिखा है, जहां वो लिखता है कि पहले दज्जाल बहरुल काहिल के बेआबाद जजीरों में कैद था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं, मगर ताहाल इसे खरूज की इजाजत नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समुंदर से शैतानी त्रिकोण यानी बरमूदा ट्रायंगल तक मौजूद है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर अरूज कमाल तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो बरमूदा ट्रायंगल के किनारों पर सिर्फ अमरीकी तहजीब मौजूद है और यही तहजीब परवान चढ़कर दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में फरमाया कि अगर दज्जाल का ज़ुहूर मेरी गैर मौजूदगी में हो तो तुम में से जो शख्स भी इसका सामना करे तो वो इस पर सूरह कहफ की इब्तदाई आयात की तलावत करे ताकि अल्लाह तुम्हें इसके फितने से बचा ले। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे जो कि गैर मामूली ताकतों के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी की तरफ बढ़ेंगे और ये हक व बातिल का आखिरी मार्का होगा। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जब वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे तो तब दज्जाल का ज़ुहूर होगा और इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म के दज्जाली फितना से महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।